हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स, इसकी केस स्टडी के क्वेश्चंस करवाऊंगी चैप्टर नंबर 1 के। आप सभी जानते हो ना, इस बार आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं 17 to 20, मतलब जो 17 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और 20 तक आपके पास केस स्टडी आएंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में 3 तरीके की केस स्टडी करेंगे। ठीक है ना, और ये आपके पास क्वेश्चन बैंक में ही आया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन बैंक है एक, जो सीबीएसई की साइट पे है ये क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको सारे केस स्टडी दे रखे हैं हर चैप्टर के। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर केस स्टडी 1 लिखा है यहाँ, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। आपसे कह रहा है कि रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए हुआ क्या, स्कूल ने एक आपको और आपके दो फ्रेंड्स को लिया कि आपको क्या करना है, लाइब्रेरी सेटअप करनी है वहां पर एक। अब दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी 10th क्लास के। 32 स्टूडेंट्स तो सेक्शन ए में और 36 स्टूडेंट्स आपके पास सेक्शन बी में है। ये रही आपकी वो लाइब्रेरी, देखो फोटो आपको पूरी ये दिखा रखी है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, आपसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल acquire for the class library so that they can distribute equally among students of section A और section B। कह रहे बताओ ऐसे कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी क्लास लाइब्रेरी के अंदर, आप क्या करो जब सेक्शन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम। जब भी मिनिमम होना आप हमेशा समझा करो उसमें एलसीएम ही लेना है, और जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हमेशा उसमें क्या लेना है, एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है लीस्ट। एल का मतलब होता है ना, मिनिमम का मतलब भी यही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पर, 32 इसमें थे और 36 इसमें थे। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक क्लास को मिनिमम कितनी बुक देनी है, ताकि वो दोनों क्लासेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, मतलब कि सेक्शन ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मिनिमम कितनी बुक्स दूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर निकाल देती हूँ 32 और 36, आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो। तो 2 16 जा 2 18 जा हो गया यहाँ पर, 2 8 जा 2 9 जा हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 4 जा, देन 2 2 जा और 2 1 जा। ऐसे ही अगर हम 3 का लें तो 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पर और 3 1 जा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, और उसके बाद 3 है, ठीक है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 288, तो लो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ। कह रहा है अगर आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही होता है ना। तो अब आपको इससे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ तो आपको निकालना है, एलसीएम अभी आपने ऊपर ही तो निकाला है, इन दोनों का ही तो निकाला था 32 और 36 का, वही लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 32 × 36, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 32 इंटू में 36 अपॉन में 288। 32 को आप इससे कट करोगे तो ये 9 पे कट हो रहा है, इसको इससे कट करोगे तो 4 पे, तो आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 को एक्सप्रेस करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, यही है। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट या नन ऑफ द अबव। तो देखो ये पूरी एक डिजिट है आपके पास और ये एक है, हम ऐसा करते हैं पहले इसमें से 15 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 × 11 × 13, क्योंकि 15 तो बाहर चला गया, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि ये वाला 15 तो बाहर चला गया। अब 15 जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो 1001 आएगा, उसमें 1 प्लस करूंगी तो 1002। अब ये तो मेरा कंपोजिट नंबर है ना कंपोजिट, तो फिर ये पूरा कंपोजिट ही होगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया यहाँ कंपोजिट नंबर, ठीक है। लास्ट फिफ्थ वाला में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b, where a b are prime numbers, then the LCM p q is
आपसे यहाँ पर कह रहा है कि P और Q जो है ना आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज आपको ये दे रखी है a b स्क्वायर और a स्क्वायर b। तो अब आपसे कह रहा है a और b प्राइम नंबर्स हैं, तो बताओ फिर P और Q का एलसीएम कितना होगा। तो देखो P को आप लिख सकते हो a b स्क्वायर, तो इसको आप a इंटू b लिख सकते हो, और Q है आपके पास a स्क्वायर b, तो a b लिख सकते हो। अब एलसीएम निकालना है ना, तो इसका मतलब a कॉमन है तो एक ही बार लिखूंगी, बी भी कॉमन है, ये भी एक ही बार लिखूंगी, और जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं उनको ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर्स आपको नीचे देखो इसमें दे रखे हैं, लेकिन इन आंसर्स का तभी फायदा है जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो। बिना सॉल्व करे कैसे करोगे, एग्जाम में एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, डिजिट वगैरह चेंज करके आएंगे अगर सेम इसी पैटर्न पे आए तो, या फिर केस स्टडी दूसरी भी आ सकती है। तो आपको 3 केस स्टडी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे कह रहे हैं अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। A number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. ठीक है, एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिसिपेंट है उस सेमिनार के अंदर वो एजुकेटर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के आपको बता रखे हैं, हिंदी के 60 है, मैथ्स इंग्लिश के 84 है और मैथ्स के 108 है। ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बता रखे हैं। आपसे फर्स्ट में पूछ रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट। कह रहा है हर एक रूम में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठेंगे ना वो सेम बैठेंगे, नंबर उनके सेम होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स एक रूम में होंगे उतने दूसरे में होंगे, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के होंगे। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो हमको ये बताना है कि एक रूम में हम कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बिठा सकते हैं। तो मैक्सिमम की देखो यहाँ पर बात कर रहा है, तो जब भी मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम एचसीएफ निकालते हैं, और मिनिमम की बात करते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 60, 84 और 108 है। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 60, 84 और 108 है, तो पहले मैं 60 और 84 का निकाल लेती हूँ लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर 60 1 जा 60 हो जाएगा, तो 24 बचा, फिर यहाँ पर 60 लिख दिया तो 2 जा 48 हो गया, यहाँ पर 12 बचा। चलो इससे तो मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पर 12 आया। अब इसी से मैं 108 का निकालती हूँ, तो यहाँ भी 12 ही आया। तो कितने, एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बैठ पाएंगे, 12 बैठ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। फिर कितने रूम चाहिए उस इवेंट के टाइम पे। तो देखो टोटल पार्टिसिपेंट्स मेरे पास हैं, अगर मैं टोटल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर निकालूं तो वो मेरे पास है 60 प्लस 84 प्लस 108, तो इनको मिला के 252 है, और एक रूम के अंदर 12 जने बैठ सकते हैं। तो फिर इतने लोग कितने में बैठेंगे, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा कितने में बैठेंगे। तो उसके लिए आपको 21 रूम्स चाहिए ताकि ये सारे पार्टिसिपेंट्स इजिली बैठ सके। ठीक है, थर्ड में कह रहा है द एलसीएम ऑफ, आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल देते हैं, 60, 84 और 108। ठीक है ना, तो 2 से इसको करेंगे तो ये 30 पे जाएगा, ये 42 पे और ये 54 पे। अभी भी 2 से कर सकते हैं हम, तो ये 15, 21 और 27। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 5, 7 और 9, फिर दोबारा 3 से करूँ, 5, 7 और 3, फिर दोबारा 3 से करूँ। ठीक है, फिर 5 से कर लूँ और अब 7 से किया है। बस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यही आएगा ना। तो जब आप इन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आपका आंसर आ जाएगा 3786। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, प्रोडक्ट बताना है। तो एचसीएफ अभी आपने ऊपर निकाला था 12, एलसीएम अभी आपने इससे थर्ड ऊपर वाले पार्ट में ही निकाला है 3780। इनको इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका 45360। लो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट रह गया, आपसे कह रहा है 108 को क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इसके फैक्टर्स निकाल लो, तो 2 से इसको करेंगे तो 54 पे आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 बार तो 3 और 2 बार 2 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला।
है ना, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, ये सारे आंसर्स नीचे दे रखे हैं, पर इनका फायदा तभी है जब आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है ना, चलिए लास्ट करते हैं, फिर चैप्टर नंबर 1 की जो 3 केस स्टडीज हमारे पास आई थी क्वेश्चन बैंक में वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 की कर लेंगे। ठीक है, a mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of factor tree. He has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following questions. देखो, एक फैक्टर ट्री आपको दे रखा है लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है ये, देखो देख लो आप, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा है और यहाँ जेड लिखा है, तो इसको आपको कंप्लीट करने में उस बॉय था, मैथमेटिशियन एग्जीबिशन हुआ था, हाँ एक फ्रेंड है आपका, उसकी हेल्प करनी है। देखो फर्स्ट में तो आपसे ये यही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होती है ये वैल्यू, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2783 को, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 13915। ये रहा आपका आंसर। सेकंड में आपसे कह रहा है व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बताओ। अब देखो इस बार y यहाँ पर है, अगर यहाँ पर होता y तो फिर वही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन इस बार यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब अब आपको इससे डिवाइड करना है, तभी पता चलेगा कि यहाँ कौन सा फैक्टर आएगा। ठीक है, तो जब 2783 को आप 253 से डिवाइड करोगे तो आपका 11 आएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 11 को 253 से इंटू करोगे तभी ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 11। थर्ड में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू बताओ, जेड कहाँ लिखा है यहाँ पर, तो सेम सॉरी, जैसे हमने y की वैल्यू निकाली वैसे ही जेड की निकाल देंगे, 11 को इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 23 आएगा, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 23 आ गई। तो 3 क्वेश्चंस तो आसान थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी थी। फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और इवन नंबर। कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है, तो ये नंबर मेरा कंपोजिट नंबर है, ये अपनी टेबल के साथ साथ औरों की टेबल में भी आता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लास्ट में आपसे कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ 13915 के, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब तो यही है ना कि आप इसके फैक्टर्स निकाल लो, है ना, तो चलो फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 13915 है तो ये 5 की टेबल से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ये किसकी टेबल से जाएगा, तो अगर आप इसको देखो ना तो ये 11 की टेबल से जा रहा है। अगर आपको याद हो अभी आपने ऊपर फैक्टर ट्री में इसके फैक्टर्स निकाले हैं, ये रे, ये 13915 के ही फैक्टर है ना, उसके ही फैक्टर, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक 5 है, एक 11 है, एक 11 है और एक 23 है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, ये रहा आंसर। वरना आप ऐसे निकाल के भी देख सकते हो अगर आपको उसमें दिक्कत है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, उसी का तो फैक्टर ट्री बनाया था आपने, तो ये आप फैक्टर ट्री से निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन से, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 5। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी कंप्लीट हो गई है, ये 3 केस स्टडीज आपके पास आई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इस पे बेस्ड कोई भी केस स्टडी आए तो आप कर सको। ठीक है ना, अब चैप्टर नंबर 2 की भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये रही चैप्टर नंबर 2 की, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।